रजत जयंती कार्यक्रम में और डॉक्टर के.एन. सिंह जी की चतुर्थ पुण्यतिथि कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जेपीएस राठौर जी, माननीय सांसद राज्यसभा और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री संजय सेठ जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की चेयरपर्सन डॉक्टर मधुलिका सिंह जी, हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी महानुभाव और मेयो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए संस्थान से जुड़े हुए सभी उनके फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत पहली बार लखनऊ आगमन पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था। और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, आज पहली बार इस ऑपरेशन के उपरांत माननीय रक्षा मंत्री जी का लखनऊ आगमन हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उनका लखनऊ आगमन पर मैं प्रदेश शासन की ओर से भी और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं मेयो हॉस्पिटल और केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के पदाधिकारियों को। 25 वर्ष की यात्रा, 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में आज के माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी। आज ये हॉस्पिटल यहां पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के रूप में और बाराबंकी में मेडिकल कॉलेज के रूप में अपनी एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़कर के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, यही होती है जीवन में उन्नति की राह और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से
दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है, जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। आज के इस अवसर पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की इस रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह जी को, डॉक्टर राहुल सिंह जी को और इस पूरे हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी जितने भी चिकित्सक हैं, इन सभी को का मैं आह्वान करूंगा। और जितने भी यहां पे मेडिकल के छात्र बैठे हुए हैं, उन सबसे भी यही अपेक्षा रखूंगा। स्वास्थ्य सेवाएं एक नए प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है, और प्रतिस्पर्धा में याद रखना, इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने के लिए सेवा को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में संवेदना न हो तो फिर एक चिकित्सक के प्रति आम जनमानस के मन में जो विश्वास है, वह विश्वास डगमगाएगा। उस विश्वास को कभी डगमगाने मत देना, कभी मत देना। 25 वर्ष के शानदार यात्रा एक हॉस्पिटल से आज एक मेडिकल संस्थान के रूप में न केवल मेडिकल क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। सैकड़ों छात्र आज न केवल यहां पर यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी की डिग्री लेने के लिए प्रवेश लेते हैं, बल्कि आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करते हैं। यह डॉक्टर केएन सिंह जी की दूरदर्शिता और उनके द्वारा यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों से जो बीजारोपण किया गया था, आज उसको एक वट वृक्ष के रूप में लखनऊ और प्रदेशवासी महसूस कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस पूरे संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, रजत जयंती की अपनी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल और यह मेडिकल संस्थान लगातार उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आइए अब हम इस कार्यक्रम के शीर्षस्थ कलश को स्थापित करने के क्रम की ओर बढ़ें। पूर्व में सभी ने चर्चा की ऑपरेशन सिंदूर की, पर विगत वर्षों में जो व्यक्ति लगातार सेना के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए अनवरत प्रयासरत हैं, वो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज से 25 वर्ष पहले केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की नींव रखी थी, और आज 25 वर्ष बाद रजत जयंती के अवसर पर निश्चित तौर पर हम उनको अपने मध्य पाकर हर्षित, गौरवान्वित और प्रफुल्लित हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे ध्वनि विस्तारक यंत्र तक आएं और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों के बीच में हम स्वागत करते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी। गतिशील व्यक्तित्व के धनी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंत्री जी JPS राठौर जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सांसद राज्यसभा डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, प्रखर मेधा के धनी एवं कुशल एवं प्रभावी वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, श्री संजय सेठ जी सांसद राज्यसभा, श्रीमती सुषमा खरखवाल, मिस्टर टिमोथी गिलेन चीफ ऑफ अमेरिकन सिटीजन सर्विसेज अमेरिकन एम्बेसी, अन्य हमारे श्रीमती सुषमा खरखवाल महापौर, श्रीमती डॉक्टर मधुलिका सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री राहुल सिंह,
और यहाँ मौजूद सभी टीचर्स इस मेडिकल कॉलेज के और हमारे प्रिय छात्रों, डॉक्टर के.एन. सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के 25th फाउंडेशन डे के इस शुभ अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे बेहद खुशी है। मैं आप सभी को इस अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह क्षण मेरे लिए भी बहुत नॉस्टैल्जिक है। माने एक अलग सी अनुभूति हो रही है और एक वेदना के साथ, एक पीड़ा के साथ अनुभूति हो रही है। मुझे याद है कि 25 साल पहले 12 मई 2000 को मैंने ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और उस दिन मैं डॉक्टर के.एन. सिंह से बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि उनकी आंखों में मैंने एक सपना, एक विजन और एक पर्पस देखा था। आज जब 25 साल बाद हम यहां पर खड़े हैं तो मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आज उनका सपना हकीकत बन चुका है। मुझे बताया गया है कि आज उनकी पुण्यतिथि भी है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। डॉक्टर सिंह यूनाइटेड स्टेट में एक एकम्प्लिस्ड डॉक्टर थे और वहां पर एक कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहे थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, सेवा का रास्ता चुना। सब कुछ छोड़कर वह वापस भारत आए और सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए आए कि अपने लोगों की हमें सेवा करनी है। आजकल हम सब ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, हमारे बच्चों को भी इस बात की जानकारी होगी कि आजकल हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं और भारत के लिए यह सबसे बड़ा एक मुद्दों में से एक है कि हमारा इंडियन टैलेंट भारत से बाहर जाकर अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। मगर डॉक्टर सिंह यूनाइटेड स्टेट में एक वेल सेटल्ड होने के बावजूद भारत में वापस आए और ब्रेन ड्रेन के नहीं बल्कि ब्रेन गेन के एक मिसाल बनकर वह आए। साथियों, मुझे पता है कि शायद उनके इस डिसीजन के पीछे उनकी एक पर्सनल ट्रेजेडी भी थी। 1997 में एक यात्रा के दौरान उनकी माताजी को हार्ट अटैक आया और दुर्भाग्यवश समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण डॉक्टर सिंह अपनी माताजी को खो बैठे। उस दुखद क्षण में उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने ठान लिया कि अब वह लौटेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां किसी को इलाज के अभाव में अपनों को खोना न पड़े। ऐसे देखा जाए तो आपको अपने आसपास कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि पर्सनल ट्रेजेडीज अक्सर लोगों में कड़वाहट पैदा कर देती है, उन्हें निराशावादी भी बना देती है। लेकिन डॉक्टर सिंह जैसे लोग हमें यह दिखाते हैं कि इन्हीं दुखों को एक नई कॉन्शसनेस, एक नई चेतना, एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा में भी बदला जा सकता है। यह करके डॉक्टर सिंह ने दिखा दिया। साथियों, डॉक्टर सिंह अक्सर लखनऊ के आसपास के गांव में भी जाते थे, जहां मेरी जानकारी है, और वहां निःशुल्क कैंप्स लगाते थे और जरूरतमंदों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते थे। मुझे बताया गया कि आजमगढ़ स्थित अपने पैतृक गांव के निकट भी जिला अंबेडकर नगर में उनके द्वारा स्थापित चिकित्सालय आज भी वहां के लोगों की सेवा कर रहा है। यह सेवा भावना उनके दिल से निकली थी और यही उनके व्यक्तित्व की, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी विशेषता थी। साथियों, दुनिया में कुछ लोग किसी विशेष उद्देश्य के साथ आते हैं। ऐसा लगता है डॉक्टर सिंह भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उनका पूरा जीवन मानव सेवा के उद्देश्य से ये जुड़ा हुआ था। मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि उनके जीवन मूल्यों को यह हॉस्पिटल आज चरितार्थ कर रहा है। साथियों, यह हॉस्पिटल पिछले 25 वर्षों से लगातार एक सेवा भावना को मूर्त रूप प्रदान करने की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। यह अस्पताल लखनऊ वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस हॉस्पिटल ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाई होगी, न जाने कितने लोग यहाँ एडमिट होकर स्वस्थ होकर वह बाहर गए होंगे। मैं मानता हूं कि डॉक्टर के.एन. सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल का यह सिल्वर जुबली समारोह सिर्फ एक संस्थान की यात्रा का ही उत्सव नहीं है, बल्कि समर्पण, सेवा और संकल्प के 25 वर्षों की यह एक कहानी है।
साथियों, इन 25 वर्षों में इस हॉस्पिटल ने न सिर्फ लोगों का इलाज किया है बल्कि लोगों का भरोसा भी जीता है। हॉस्पिटल ने न सिर्फ लोगों के रोग मिटाए हैं बल्कि उनमें उम्मीदें भी जगाई हैं। साथियों, जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ हमेशा से आरोग्य और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, इस पर मैं समझता हूं अधिक बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी स्वास्थ्य के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, इस सच्चाई से भी हम सभी अवगत हैं। आप यदि स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपना, अपने परिवार का और इस राष्ट्र का भी विकास कर पाएंगे। लोग जितने स्वस्थ होंगे, देश की प्रगति के लिए उतनी ही ऊर्जा और सक्रियता के साथ वह काम करने में सक्षम होंगे। इस हकीकत से भी हम सभी परिचित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक दार्शनिक विचारों तक हर स्थान पर अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति मानी गई है। भारत में आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी बड़ा घर बना लें, अपने आराम के लिए कितनी भी ज्यादा वस्तुएं इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सारी चीजें आपके लिए बेकार हो जाती हैं। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी हों की कामना करने के बाद हम सबसे पहले सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ हों की हम कामना करते हैं, सभी निरोग हों इसकी कामना करते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि सदियों से भारत के लोग यह मानते रहे हैं कि स्वास्थ्य और ज्ञान से बड़ा कोई दूसरा धन नहीं हुआ करता है। पर साथियों, मैं देखता हूं कि आज के आधुनिक युग में हम अपने जीवन के जिस पक्ष को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते हैं वह स्वास्थ्य ही है। धीरे धीरे हम उस एज ओल्ड विजडम को भूलते जा रहे हैं जिसके बारे में हम सबके शिक्षकों ने हमें स्कूल में अवश्य बताया होगा। वह एज ओल्ड विजडम था कि जब धन खोया तो समझो कुछ नहीं खोया, जब स्वास्थ्य खोया तो समझो कुछ खोया, पर चरित्र खोया तो समझो सब कुछ खोया। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यह हमारे यहां मान्यता रही है। आज लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं और इनमें से ज्यादातर को हम लाइफ स्टाइल डिजीजेज भी कहते हैं। और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं उस कारण से भी कई बीमारियां हमें हो रही हैं। जब बीमारियों का कारण सीधे जीवन शैली से जुड़ने लगे तो हमें बैठकर सोचना होगा कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं, हमारे पार्ट पर कहां फेल्योर है। भारत को आज द डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि आज भारत में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटिक के मरीज हैं और इसके अलावा लगभग 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक अवस्था में हैं। यह कोई साधारण चैलेंज नहीं है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि टाइमली डिटेक्शन, राइट हेल्थ मैनेजमेंट से यह पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसलिए हमें अपने जीवन शैली को नियंत्रित करने की आवश्यकता को समझने की जरूरत है। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिनसे हम एक बैलेंस लाइफ स्टाइल सुनिश्चित करके लड़ सकते हैं। अब यह लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, इस बारे में सबसे ज्यादा जागरूकता यदि कोई पैदा कर सकता है तो मैं मानता हूं कि वह डॉक्टर्स ही पैदा कर सकते हैं। और आज हमारे समाज में डॉक्टर्स को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है बल्कि एक दूसरे भगवान के रूप में देखा जाता है, दूसरे परमात्मा के रूप में देखा जाता है। साथियों, डॉक्टर्स ही वे असली नायक हैं जिन्हें जीवन बचाने की शक्ति और योग्यता दोनों मिली होती है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही थी तब डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मरीजों की देखभाल कर रहे थे और हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस या मेडिकल क्षेत्र के अन्य लोगों ने सर्वोच्च मानवीय मूल्यों को दर्शाया था। हमारे डॉक्टर्स के ह्यूमन कनेक्ट एवं पर्सनल टच ने इस महामारी से लड़ने में जो भूमिका निभाई है उसके लिए पूरा देश, मैं मानता हूं, सदैव उनका ऋणी रहेगा।
साथियों, हम सभी इस बात से भी सहमत होंगे कि कितना भी योग्य डॉक्टर क्यों न हो, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के अपना बेस्ट, अपना अच्छा वो नहीं दे सकता है। ठीक उसी तरह बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी काम के नहीं होंगे अगर हमारे पास वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी नहीं होंगे। इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों में ही निवेश करना हर सरकार की यह प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में पिछले एक दशक में हेल्थ सेक्टर में एक सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से यह हेल्थ सेक्टर एक रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 95,957 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो पिछले यदि वर्षों से तुलना यदि करेंगे तो उससे कई गुना अधिक है। यदि मैं सरकार द्वारा चलाई जा रही पॉलिसीज की बात करूं तो आप सब देख रहे होंगे कि किस तरह से हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत योजना या गेम चेंजर सिद्ध हो रही है। पिछले वर्ष हमने इस योजना को और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश की है। पहले यह योजना केवल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके अर्थात देश की 40% आबादी के लिए उपलब्ध थी, लेकिन पिछले ही वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को यह सुविधा मुहैया कराई है। और यह निर्णय मोदी सरकार की उस कमिटमेंट को दर्शाता है जिसे हर भारतीय नागरिक को क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना यह हमारी प्राथमिकता है। साथियों, अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और सरकार ने इसके लिए अब तक कुल लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन लाभार्थियों में से 19 लाख ऐसे गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवरेज के बिना यह इलाज कभी भी किसी भी सूरत में नहीं करा पाते। आयुष्मान भारत योजना के चलते लोगों की जेब से होने वाला खर्च आज 62% से घटकर 38% पर आ गया है। इसके अलावा भी यदि आप देखें तो आज पूरे देश में 14,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं, जहां जेनेरिक मेडिसिन 50% से लेकर 90% या सस्ती उपलब्ध होती हैं। और आप में से बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा और हमने पैक्स के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन औषधि केंद्र खोलने की शुरुआत कर दी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी किफायती दवाएं यह उपलब्ध कराई जा सकें। सिर्फ जन औषधि केंद्र के माध्यम से ही नहीं, बल्कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के माध्यम से भी, जिसे हम NPPA कहते हैं, हमने दवा की कीमतों पर भी नियंत्रण किया है और उसमें हमने कामयाबी हासिल की है। हमने हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर की संख्या में रिमार्केबल उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 से पहले देश में जहां केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे, वह 2024 में बढ़कर उनकी संख्या 780 तक पहुंच गई है। और इसी प्रकार MBBS सीटों की संख्या 130% की उसमें वृद्धि की गई है। 2014 से पहले जहां लगभग 50,000 सीट्स थी, अब वह संख्या बढ़कर लगभग 1,20,000 तक पहुंच गई है। साथियों, यदि मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। केंद्र सरकार की योजनाओं को तो प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया है, लेकिन राज्य सरकार की भी योजनाओं को प्रभावी तरीके से उन्होंने लागू किया है। मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में तेज एम्बुलेंस सेवा, त्वरित उपचार और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में योगी जी ने बहुत ही शानदार काम किया है, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी होती है। मैं एक और बड़ी बात की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप में से कई लोगों को याद होगा कि 2017 से पहले पूर्वांचल क्षेत्र में और खासकर गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखपुर में जुलाई से सितंबर के बीच जो मानसून का महीना होता था, उस दौरान जापानी इंसेफ्लाइटिस
से कई सारे बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती थी और ऐसा पिछले 40-50 वर्षों से लगातार चल रहा था। सभी सरकारों ने इस नीयत का खेल इसे नीयत का खेल मान लिया था। सारी जो भी सरकारें आई कि यह चलेगा, यह रुक नहीं सकता है। सरकारें यह मानकर चल रही थी कि हर साल मानसून आएगा, 1000, 1500, 2000 बच्चे दुर्भाग्य तरीके से काल के गाल में समा जाएंगे, यह लोगों ने मान रखा था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी, उसके अगले कुछ सालों में पूरी तस्वीर ही पलट गई और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रण ले लिया कि अब वह इस भयानक रोग पर लगाम लगाकर ही रहेंगे और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तर युद्ध स्तर पर काम करना प्रारंभ किया। और मुझे बताया गया कि खुद योगी जी हर लेवल पर मॉनिटरिंग उसकी कर रहे थे। और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जैपेनीज इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या अब 9 के बराबर रह गई है। साथियों, चुनौतियां तो सबके सामने आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कौन और कैसे निपटता है यह उसकी प्रतिबद्धता दर्शाता है। अभी आप यह भी देख रहे होंगे कि कैसे योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश इस समय एमबीबीएस की सीट्स की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो देश का दूसरा और मेडिकल कॉलेज की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। हमारे यहाँ 80 मेडिकल कॉलेज इस समय फंक्शनल हैं, जो कि काम कर रहे हैं इस समय। इनमें से 44 कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर तथा 36 कॉलेज प्राइवेट सेक्टर द्वारा संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक इनक्रेडिबल उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यह जर्नी उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से और आगे ले जाएगी। साथियों, डबल इंजन की सरकार आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर आपके लिए हर दृष्टि से लगातार प्रयास करती ही रहेगी। साथियों, मैं आप सभी डॉक्टर से भी कुछ बातें करना चाहूंगा। आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पढ़ाई, ट्रेनिंग और मरीजों की सेवा में लगाया है। आपने न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितने मुश्किल फैसले आपको लेने पड़े हैं और हर बार आपने मरीज की जिंदगी को बचाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। मुझे पता है कि यह सफर कोई आसान नहीं होता, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी है। आपने हमेशा सीखने की ललक रही है, एक्सलेंस की ओर कदम आपने बढ़ाए हैं और सबसे बड़ी बात, आपने इंसानियत कभी नहीं छोड़ी है। यही वो बात है जो आपको औरों से अलग करती है। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके पास सिर्फ रोग ठीक करने की ही नहीं बल्कि रोगी के जीवन को बदलने की भी यह ताकत होती है डॉक्टर के पास। जब कोई मरीज आपके पास उम्मीद लेकर आता है तो वह सिर्फ दवा नहीं चाहता, वह समझदारी, वह संवेदना और भरोसे की भाषा चाहता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हमेशा अपने मरीज को सबसे पहले रखें, उसे समय दें, उसकी बात सुनें, उसके दर्द को समझें। मरीज का इलाज मशीनों से हो सकता है, लेकिन मरीज के अंदर ठीक होने का भरोसा सिर्फ और सिर्फ केवल डॉक्टर ही जगा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं जगा सकता है। साथियों, आप सब एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो हर दिन बदल रहा है। नई रिसर्च, नई बीमारियां, नई टेक्नोलॉजी, आपके लिए हर दिन कुछ नया सीखना यह आवश्यक हो जाता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि सीखना कभी बंद मत कीजिएगा, अपने ज्ञान को और बेहतर बनाइए ताकि आपके मरीजों को भी सबसे बेहतर इलाज मिल सके। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप दूसरों की जान बचा रहे होते हैं तो खुद का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। अपनी सेहत, अपने मन
और अपने परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी मरीजों को भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। साथियों, आपकी यह सेवा भावना, यह समर्पण देश के लिए अमूल्य है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर भारत को स्वस्थ बनाने की दिशा में लगातार मेहनत करते रहेंगे और हम भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। जाहिर सी बात है, कोई भी राष्ट्र विकसित तभी बनेगा जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार आपके विकास के लिए, आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए तो काम कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको खुद भी अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत होगी। मैं आप सबसे एक अच्छी जीवन शैली को अपनाने की अपील करता हूं। साथियों, आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। इस कार्यक्रम में आने की सहमति मैंने पिछले महीने जब दी थी, उसके बाद देश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे लगा मेरा आना शायद इस कार्यक्रम में संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। मगर जैसा कि पाकिस्तान की वह आदत है कि जल्दी वह मानता नहीं है, उसने भारत की जमीन पर हमले करने के प्रयास करने प्रारंभ किए। आम नागरिकों को भी वह निशाना बनाने का प्रयास किया है। मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर को निशाना बनाया गया। उसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी जवाबी कार्रवाई इस बात का जब हो रही थी, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ही प्रहार किया जाए, जहां सिविलियंस रहते हैं वहां पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होना चाहिए। एक कुशल सर्जन की भांति भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन किया है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका मैं समझता हूं तालियां बजाकर सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। साथियों, यह आप सब ने महसूस किया होगा कि सैनिक और डॉक्टर दोनों के काम और प्रतिबद्धता में, सैनिक और डॉक्टर दोनों के काम और प्रतिबद्धता में काफी समानताएं हैं। दोनों ही आम नागरिक की रक्षा करते हैं। एक स्वास्थ्य की रक्षा करता है और दूसरा राष्ट्र की रक्षा करता है। दोनों का डिसिप्लिन और ट्रेनिंग भी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ही कठोर होती है। दोनों को बड़ी नाजुक परिस्थिति में बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो अथवा सेना का जवान हो, सेना का अधिकारी हो। दोनों ही किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो अथवा सेना का अधिकारी और जवान हो। इस देश की जनता ने भी हाल में भारतीय सेनाओं के पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, तो हमारे डॉक्टर्स और सर्जन्स का साहस और उनकी प्रतिबद्धता को पूरे देश ने कोविड महामारी के दौरान भी देखा है। सैनिकों की भांति हमारे डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटी, अपने साहस और देश व समाज की सेवा के लिए जाने जाते हैं और सम्मान पाते हैं। डॉक्टर के.एन. सिंह के बारे में मैं कह सकता हूं, ऐसे ही डॉक्टर थे जो सैनिक भाव से काम करते थे और कोविड के दौरान ही उनका निधन हुआ था। साथियों, आज हम भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं
और यह भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे। यह हम सबकी मान्यता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से डॉक्टरों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ही अहम है। इस यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता। मैं एक बार फिर डॉक्टर केनेथ मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों को उनकी रजत जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। अंत में आप सभी के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं।